नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे निकाय चुनाव में मलिन बस्तियों को लेकर। निकाय चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले मलिन बस्तियों के लोगों के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के एक आदेश से खलबली मच गई है और रिस्पना के बाढ़ क्षेत्र में बसी हुई जो कि बस्तियों को लेकर एनजीटी ने अगली सुनवाई पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सचिव शहरी विकास, सचिव सिंचाई, देहरादून, डीएम समेत कई अफसरों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। सरकार अब इस आदेश का अध्ययन कर रही है। रिस्पना किनारे बाढ़ क्षेत्र में बसी बस्तियों को लेकर निरंजन बागची ने एनजीटी में शिकायत की थी। इसका संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने बस्तियां हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से 89 अतिक्रमण चिन्हित करते हुए इनमें से 59 हटाने की रिपोर्ट एनजीटी को भेजी गई। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी बाढ़ क्षेत्र को लेकर ईमेल के माध्यम से जानकारी दी थी कि मामला सरकार के विधि विभाग के पास राय के लिए भेजा गया है, लेकिन इसके बाद बोर्ड ने एनजीटी को कोई जवाब नहीं भेजा। आपको बता दें कि एनजीटी के संज्ञान में राज्य सरकार का मलिन बस्तियों संबंधी अध्यादेश भी आया है। इस पर एनजीटी ने माना कि इस मामले में राज्य नहीं बल्कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का कानून लागू होगा। एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 रिस्पना किनारे का अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव पेश करे। एनजीटी ने मामले में सचिव शहरी विकास, सचिव सिंचाई, डीएम, नगर आयुक्त देहरादून, एमडीडीए उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। पूरे मामले में 13 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नाकामी इसे बताया है। विपक्ष का कहना है कि मलिन बस्तियों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, सरकार के अध्यादेश को एनजीटी नहीं मान रही है और राज्य सरकार एनजीटी को क्या जवाब देगी ये तो वक्त बताएगा। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। बस्तियों के पुनर्वास, मुआवजे और नियमितीकरण के लिए सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये बात लगातार कह रही है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अभी अध्यादेश का खेल खेल करके मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करने का काम प्रदेश सरकार कर रही थी और एनजीटी के आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही कह रही थी। 16 तारीख को एनजीटी का आदेश आ गया है। उसने राज्य सरकार के अध्यादेश को मानने से स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया है। 13 फरवरी को राज्य सरकार को एनजीटी में जवाब दाखिल करना है। इसलिए स्पष्ट है कि मलिन बस्तियों पे फिर जो है ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। कांग्रेस पार्टी पहले से कहती आई है कि 2016 में जो कानून मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस लेकर के आई थी, सरकार को उस पर आगे बढ़ना चाहिए और मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए स्पष्ट तौर पर जो है बिल लाना चाहिए। बारे में यूकेडी का पहले से ही जो हमारा मूल निवास और भू कानून के हिसाब से जो हिसाब चल रहा था, उस हिसाब से हमने ये कहा था, पहले से भी सरकारों को ये कहा था कि इनको बसाने के लिए कोई फर्म नियम हो। एनजीटी की सलाह पहले ली गई थी, आपसे इनको बसाया जाना चाहिए था। अभी आप देख रहे हैं कि ये भी एनजीटी से इसको समन्वित किया जाए और जो अभी ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, ये कब तक बनेंगे, इनका क्या होगा। और इस बीच निसंदेह एनजीटी ने अपना काम किया, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन जहां तक कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने इनको ये कहा था कि चलो 3 साल तक रुकवा देते हैं, जिसको अब एनजीटी ने फेल कर दिया। ऐसी स्थिति में उनका सड़क पर आना बहुत ही दुर्भाग्य है। और हम तो जब बस रहे थे तब भी नियम कानून की बात कर रहे थे और अभी भी ये कर रहे हैं कि उनको इस माहौल में उनको सड़कों पर ना आने दिया जाए, इसको रोकना चाहिए। और हाँ, एनजीटी के नियमों का भी ये ध्यान रखें। पर इस बीच एक खास बात यह है कि वोटर सारे इन्हीं जगहों पर इन्हें बसे हुए हैं जिन्होंने झूठे आधार कार्ड, मतदान कार्ड जो दे रखे हैं। इसलिए दोनों पार्टी में खलबली है कि अब समीकरण बदल जाएंगे। बाकी इनको उन जनता से कोई लेना देना नहीं कि जनता कैसे रहेगी, क्या रहेगी। अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये तो पक्का एक जो आदेश होता है उस आदेश पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते, लेकिन शुरुआती से इन नियमों के हमेशा इन्होंने अवहेलना की है, जिसका हम विरोध करते हैं। एनजीटी एक स्वतंत्र एजेंसी है
और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, उनको मलिन बस्तियों को लेकर के वही अगर आदेश सरकार के लिए आया है तो निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो जनहित में हो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की का स्पष्ट मत है कि मलिन बस्तियों को किसी भी शर्त में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उनके संरक्षण के लिए भी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हर स्तर पर, दोनों स्तर पर काम किया जाएगा। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा में बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले प्रभा बंदूनी जी के साथ में शुरुआत कर लेंगे। केंद्र या राज्य किसका आदेश लागू होगा मैडम, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो भी एनजीटी ने अपना बताया है कि ये एक रिपोर्ट दी जाए 13 फरवरी तक, तो निश्चित तौर पर हमारा ये स्पष्ट रुख इसमें है। पहले कहूँ कि जो हमारी मलिन बस्तियां है उनके अगर संरक्षण का काम किसी ने किया है, सुरक्षा का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। तो अभी हम पहले ही बोल चुके हैं कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी। पहले भी जो काम किया गया है मलिन बस्तियों के लिए, वो भी उनकी जनहित को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने निर्णय लिया था। अब जो निर्णय वाली बात है उसमें हम ये देखेंगे, निर्णय एनजीटी भी जैसे हमारे अभी जो थे उन्होंने मीडिया वालों ने बताया कि ये एक स्वतंत्र एजेंसी है। अगर उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, मलिन बस्तियों का भी ध्यान रखना है, तो उसको निश्चित तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। और देखिए, जो मलिन बस्तियों के लिए विपक्ष अभी मैं सुन रही थी कि एक अफवाह और इतना बड़ा भ्रम फैलाने जा रही है कि ये उजाड़ने की इनकी ये है, ये सब चीजें, तो मुझे लगता है कि इस तरह की अफवाह ना फैलाई जाए। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत ही जिम्मेदारी और गंभीरता से इस पे बयान देना चाहिए। अगर आप चिन्हीकरण की बात करें, वहां की सुरक्षा की बात करें, तो अगर हम जल्दबाजी में अगर नियमितीकरण की, ये बार बार मैं कहती हूँ, बात करते हैं, तो अगर हम किसी चीज के नियमितीकरण की तरफ भी जाते हैं तो क्या हम ऐसी जगह का नियमितीकरण करते हैं जहां कभी भी आपदा आ सकती है। आप देख लीजिए कि वो नदी है, अभी तक उस नदी की चौड़ाई हमें नहीं पता है। अगर आपदा में बहुत तेज बारिश हो जाती है तो जितनी चौड़ी नदी है उससे सारा बहाव उसका बस्तियों की तरफ चला जाएगा। तो आज उनको अगर नियमितीकरण करके जो ये कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है और कल को कोई आपदा आ जाएगी, उनके जो घर है वो उजड़ जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस गंभीरता की तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इनका ध्यान केवल वोट बैंक की तरफ है कि हम झूठी राजनीति करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे कि आपके जो घर है इसको उजाड़ रही है भाजपा। भाजपा का ऐसा कोई मंशा नहीं है। भाजपा बल्कि अगर उनको बसाने का भी काम करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। उसका कारण है, उनको बसाने के लिए 3 बार अध्यादेश भी इसीलिए लेके आए। क्यों लेकर आए है? अगर ऐसी कोई मंशा होती, जब तक जो हमारे बस्ती मलिन बस्तियां हैं उनका जो स्थायी नियमितीकरण नहीं हो जाता, उनको कहीं पर स्थायी आवास नहीं दे दिया जाता, तब तक वो वहां पर रहेंगे। उसी के साथ में एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि आजकल हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। उनमें से एक जो वहां पे सर्वे किया जा रहा है नदियों का, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जा रहा है कि जो नदियां, कई नदियां ऐसी है बहुत छोटी हो गई है, नैरो हो गई है, उनकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई है। तो हमें लगता है कई लोगों ने उसके किनारे किनारे घर बस्तियां बना ली गई हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये सूख गई है। लेकिन हमें पता है अगर आपदा आ गई, तेज बाढ़ आ गई, तो उस बहाव के साथ वो सारी की सारी बह जाएंगी। तो ये जो कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है कि इनको तुरंत नियमित कर दिया जाए, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं ये कहती हूँ कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, समाधान चल रहा है और इसके लिए जगह भी देखी जा रही है। पिछली बार हमने देखा था कि जितना संभव हो सकेगा, नदी की जब चौड़ाई फिक्स हो जाएगी, विभिन्न जो साइंटिफिक मेथड है उनसे हमें पता चल जाएगा जल का स्तर इतना यहाँ पर है, चौड़ाई इतनी है, अगर कभी भारी बारिश आती है तो इसके बाहर पानी नहीं जाएगा तो वहां तक नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन हमें लगता है जो डेंजर जोन में है उनको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाएगा, लेकिन विस्थापित करने के लिए भी एक जगह निर्धारित की जाएगी। जब हमें लगेगा सुरक्षा के पूरे मानक हो गए हैं तभी उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा को उनके दांव में लगाकर और बार बार ये जो कांग्रेस कह रही है कि नियमित किया जाए, तो मैं ये कहती हूँ इनके बयान में गंभीरता कहाँ है? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये अनगढ़ से बयान दे देना, कुछ भी बोल देना, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको मलिन, चलिए अब उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। अब कोई इनको लेना देना नहीं है, केवल ये अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गंभीर रूप से इस मुद्दे को ले रही है और आगे भी आप देखना
गरिमा जी, जब भी निश्चय आएगा उनके लिए घर भी दिया जाएगा, उनको नियमित अधिकार भी दिया जाएगा और मालिकाना हक भी अगर कोई देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी सुरक्षा के साथ देगी। ऐसे नहीं है कि वोट बैंक के लिए। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं अब उनसे। आपकी आवाज भी अभी ठीक नहीं तरीके से नहीं आ रही है। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है मैडम, हो गया प्रभा जी। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मंशा साफ नहीं है, बीजेपी का कहना है। मलिन बस्तियों पर जो आंच एनजीटी की ओर से आ रही है, क्या इसमें सरकार का कोई आपको लग रहा है हाथ है? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरी बहन अभी तक भाजपा के कसीदे पढ़ रही थी। मैं याद दिला दूं अपनी बहन को कि 10 साल से तो आपकी मोदी सरकार है, 8 साल से आपकी प्रदेश में सरकार है, नगर निगम में आपकी सरकार थी, पंचायतों में आपकी सरकार थी, 4-4 इंजन आपके पास थे, फिर क्यों नहीं ये सब काम हुआ? और आप तो बुलडोजर की पार्टी के नाम से जाने जाते हो, आप तो प्रसिद्धि इसलिए हो, आपका चाल चरित्र और चेहरा सबने देखा है। तो अब ऐन चुनाव से पहले इस तरह का ये सब प्रपंच क्यों रचा जा रहा है? ये मलिन बस्ती के लोग सब समझते हैं। और केवल देहरादून की जो 162 मलिन बस्तियां वही नहीं, बल्कि प्रदेश भर की 582 मलिन बस्ती के लोग आपकी इन सब बातों को समझते हैं कि आपका चाल क्या है, आपका चेहरा क्या है, आपका चरित्र क्या है, आप कैसे लोगों के बीच काम करते हो। आप ही तो हो ना जो यहाँ डोजर चलवाते थे, आप ही की तो सरकार है ना, आप ही की तो पार्टी ना जो समय समय पर इन पर सवाल करती हैं। हम तो 2016 में ही मलिन बस्ती के नियमितीकरण के लिए बिल लेकर आए थे, फिर 2017 में इसको किसने खत्म किया? क्यों इसको आगे नहीं बढ़ाया? केंद्र में तो आपकी सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मलिन बस्ती की जो एक नदी है उस पर पूरा एक जो आपका एक एपिसोड होता है हर संडे को, उस पर एक एपिसोड किया था। आपने तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को भी नहीं रखा। अब तक तो ये सब काम हो जाने चाहिए थे। ये किसको करने थे काम? ये प्रतिपक्ष को नहीं करने थे मेरी बहन, ये आप ही की सरकार को करने थे, आपको ही करने थे, जो आपने नहीं किया। अब ऐन चुनाव के वक्त आप कोई रोना धोना नहीं चलेगा। अब तो मलिन बस्ती के लोग समझ चुके हैं कि आपको वोट नहीं देना है, क्योंकि आप डोजर की पार्टी है। आपका जब मन करेगा आप इन पर डोजर फेर दोगे, आप इनको बांग्लादेशी घोषित कर दोगे। इसलिए मलिन बस्ती के सारे लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस नगर निगम के चुनाव में कोई वोट नहीं देना है, न इनके पार्षद को देना है, न इनके मेयर के कैंडिडेट को देना है। केवल उनको देना है जो लोग इनके साथ खड़े रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी ही वो है जो इनके साथ हमेशा से खड़ी रही है, इनके नियमितीकरण की मांग करती रही है, इनकी सुरक्षा की मांग करती रही है। और आप गरिमा जी देखिए ना, अगर ये मलिन बस्तियां इतनी ही अवैध है तो पूरे प्रदेश में 252 आंगनबाड़ी केंद्र कैसे इनमें खुल गए? 93 से ज्यादा हेल्थ सेंटर कैसे इनमें खुल गए? और भी सारी सरकारी सुविधाएं कैसी आ गई? तो ये सब एक ढकोसला है। मेरा कहना है कि बस्तियों का मैं यही आपको कह रही हूँ कि वहाँ पे जो विकास है, वहाँ पे जो स्वच्छता है, वो सारी सुविधाएं मलिन बस्तियों में सरकार की तरफ से दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रभा जी बीच में मत बोलिए। के लिए मैंने आपको बोला कि उनकी सुरक्षा की हमें जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि जो नदी के किनारे बस्ती है, मैंने आपको पहले बताया नदियों की जो सुरक्षा है, अब आपको ठीक है। प्रभा जी और शांति प्रसाद जी आपस में चर्चा नहीं करनी है, और मेहमान भी हमने चर्चा के लिए बुलाया मैडम। ऐसे बीच में सभी लोग बोलने लग जाएंगे तो फिर चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? चलिए, हो गया। दीपक रावत जी का रुख कर लेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता है। प्लीज कोई बीच में मत बोला करिए, वरना किसी की भी आवाज स्पष्ट नहीं होती, समय व्यर्थ जाता है। प्लीज अपनी बारी आने पर ही बोलिए प्रभा जी, प्लीज। और बाकी मेहमानों को भी बुलाया तो उनको भी सुनेंगे। दीपक रावत जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, वही चर्चा कि मलिन बस्तियों को लेकर हम चाहते हैं चीजें अच्छी हो जाएं, बीजेपी कह रही है अपनी बात, कांग्रेस कह रही है अपनी बात। उत्तराखंड में चुनाव की तिथियां सामने आने के बाद से ये टेंशन सारी शुरू हो गई है। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी विकट स्थिति इसलिए है कि निकाय चुनाव सर पे है। हाँ। और उस समय एनजीटी का यह आदेश आना कहीं ना कहीं पर निश्चित रूप से यह प्रभाव डालेगा निकाय चुनाव में। और आपको जानकारी होगी कि कम से कम 3 या 4 विधानसभा जो है, जिसमें आज की डेट में मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं, उनके अंतर्गत आने वाली जितनी भी निकाय चुनाव की जो वार्ड है, उन पे इसका प्रभाव अवश्य पड़ने वाला है।
और भारत, और इससे पहले भी जब ये मुद्दा 2024 पे आया था, जब हमारे आपके बीच में चर्चा हुई थी, तब भी हमने कहा था कि इसका प्रभाव आएगा। तब अध्यादेश के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब एनजीटी ने उनके आदेश को भी नकार दिया है, और अब स्पष्ट उनसे पूछा गया है कि आपके पास क्या है, क्या आपकी रूपरेखा है, क्या आपका प्लान है, आप बताइए। लेकिन विषय ये नहीं है गरिमा जी, विषय उत्तराखंड में ये विषय है कि इन मलिन बस्तियों को बसाने, जब ये अवैध बस्तियां बस रही थी, तो किसके इशारे में बसी? कौन लोग थे जिन्होंने इनको बसाया? कौन लोग थे जिन्होंने इनके आधार कार्ड बनाए? कौन लोग थे जिन्होंने इनको श्रेय दी? अब आज जब उन्होंने अपना जीवन का पैसा लगा के थोड़ा बहुत झोपड़ पार्टी जो थोड़ा बना दिया है, अब जब वो टूटने के कगार पे है, तब यही दोनों राजनीतिक दल समय समय पे इन्हीं के इशारों पे, इन्हीं के शासनकाल में ये अवैध बस्तियां बसी हैं। यदि अवैध बस्तियां बसी हुई थी, तो आज कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनके पास आधार कार्ड कैसे आ गया, बिजली कैसे चली गई, पानी कैसे चले गया। अरे सत्ता में आप भी थे, सत्ता में कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, दोनों के ही शासनकाल में ये लगातार बढ़ते रहे। लेकिन आज अगर ये अवैध रूप से बसी हैं और इनके ही पार्षद वहां से जीतते हुए आए हैं, इनके ही नेता सांसद वहां से, इनके ही विधायक वहां से जीतते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इनका उस पर हाथ रहा है इन अवैध बस्तियों को बसाने में। क्योंकि अब जब एनजीटी का आदेश आ गया है और उनका उजड़ना निश्चित है, तो देखिए अब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गरिमा जी पुनर्स्थापना की बात करती है, गरीबों को आवास देने की बात करती है। तो आपके चैनल में हमने जब ये पहले मुद्दा आया था, तभी हमने कहा था कि इन लोगों को ये आवास क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे? वो गरीब कौन है जिनको आवास, इन्हीं को आवास उपलब्ध करा दीजिए। अगर ये जो उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घर उजाड़े रखे हैं, अगर इन्हीं को ही आप आवास उपलब्ध करा देते हैं, तो आपका समाधान हो जाएगा। वो कौन लोग हैं जो, उनको आश्वस्त तो कर दीजिए कि अगर आपको यहाँ से उजाड़ा जा रहा है किस आदेश, एनजीटी के आदेश के अनुसार, तो आपको हम आवास देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह करने के अलावा और उनको आश्वासन भी नहीं दे रही है। यानी आप देखिए, अगर ये आश्वासन ही दे दे, तो कम से कम गरीब इस बात से आश्वस्त हो जाएगा कि सरकार हमारे साथ है, अगर आज वो तोड़ रही है तो मुझे भविष्य में आवास मिल जाएगा। तो मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, वो कौन से आवास, कौन से गरीबों को दिए जा रहे हैं, और वो गरीब कहाँ के हैं? ये इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनको आश्वस्त क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर कर दिया जाए तो हम बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत सर आपका कुलदीप जी, जो कि बस्तियों पर सवाल उठ रहे हैं और ये मुद्दा भी उठ रहा है। सबसे बड़ी बात, शायद इतना ध्यान भी लोग नहीं देते, सरकारें भी नहीं देती, अगर निकाय चुनाव नहीं होता। कुलदीप जी। जी गरिमा जी। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि इस समय जो ये एनजीटी का आदेश आया है, इसको दोनों राजनीतिक दल उत्तराखंड के, खासकर भाजपा और कांग्रेस, मैं दोनों राजनीतिक दल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बड़े राजनीतिक दल हैं, इनकी ज्यादातर समय सत्ता रही है, ठीक है ना। तो ये और इस मुद्दे को कैश करने में, कि कैसे इस मुद्दे को कैश किया जाए, ठीक है, कैसे इससे निकाय चुनाव में लाभ अर्जित किया जाए, उसमें जुटे हुए हैं। कारण क्या है कि इन दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सरकारों के दौरान, इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में नदियों के किनारे ये अवैध अतिक्रमण कराए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, समय समय पर रिपोर्ट होती रही, किसकी सरकार में कितना अतिक्रमण बढ़ा है, इसकी रिपोर्ट भी शासन के पास है, ठीक। और जब 2000, क्योंकि इसकी शुरुआत 2016 से हुई, जब हरीश रावत की सरकार, हरीश रावत इस समय प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और उन्होंने इसमें जो अवैध बस्तियां, ठीक है कुलदीप जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी बात को हम पूरा विस्तार से सुनेंगे। सबसे कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मलिन बस्तियों को लेकर, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी के पास वापस लौटते हैं। कुलदीप जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो इन बस्तियों को बसाने में हमारे उत्तराखंड के जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जिनकी बराबरी पर यहाँ सत्ताएं रही हैं, इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। क्योंकि 2016 में जब ये अध्यादेश की बात हो रही थी, इनके रेगुलराइजेशन की बात हो रही थी बस्तियों की, तो उससे पहले उस दौरान एक सर्वे करवाया गया, ठीक है। हालांकि उसकी रिपोर्ट खुल करके सामने नहीं आ पाई, लेकिन जितने भी बिंदु सामने आ पाए थे, उसमें यह पता लगा था कि देहरादून में नदियों के किनारे लगभग 129-30 के करीब जो है अवैध बस्तियां हैं, जिनमें 40,000 से ज्यादा मकान है,
अब सोचिए कि अगर 40,000 मकान 2016 में थे तो इन मकानों में कितने वोटर रहते होंगे। तो समस्या अवैध बस्तियों को लेकर के नहीं है, चिंता जो है वो इन वोटर्स को लेकर के है, क्योंकि ये वोटर्स स्थायी वोट बैंक हैं इन क्षेत्रों के विधायकों के, पार्षदों के और इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे राजनीतिक दलों के। ठीक, अब उसके बाद ये जिस तरह से चीजें आगे बढ़ती गई और जब ये बात निकल करके सामने आई कि अध्यादेश आने वाला है तो चीजें और बिखरती गई। ठीक, एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने दुनिया की सबसे भीषण आपदा, प्राकृतिक आपदा जो 2013 में हमने देखी, 16 जून को, ठीक है, केदारनाथ आपदा के नाम से जिसको जाना जाता है, सबसे भीषण आपदा जिसमें नदियों के विकराल रूप को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद जो तमाम बातें निकल करके आई, मैं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में उस दौरान रहा हूं और मुझे केदारनाथ के साथ साथ उत्तरकाशी और उन तमाम क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला। ठीक है, और उसके एक साल के बाद यात्रा के बाद ही मुझे जाने का अवसर मिला, उन क्षेत्रों को कवर करने का अवसर मिला। ठीक, गरिमा, मैं मुझे बड़े दुख के बाद ये आश्चर्य हो रहा था कि जिन रिवर साइड एरिया में, जिनको रिवर बेड हम कहते हैं, जिन क्षेत्रों में नदियों ने उस दौरान तबाही मचाई थी, सारे घर ध्वस्त कर दिए थे, एक साल के भीतर वहां नए निर्माण शुरू हो चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के एनजीटी तक लगातार ये बात कह रहा था कि ये क्षेत्र जो है, नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये फ्लड जोन है, यहाँ पर निर्माण नहीं होना चाहिए, स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे केदारनाथ का क्षेत्र रहा हो, चाहे देहरादून का क्षेत्र रहा हो या उत्तराखंड का कोई भी नदी घाटी का क्षेत्र रहा हो। ठीक, लेकिन इन चीजों को लेकर के हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक दल उतने गंभीर नहीं रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि क्यों, मैं एक बड़ा सवाल दोनों राजनीतिक दलों से पूछता हूं कि क्यों नदियों पर बसे हुए, रिवर बेड के ऊपर बसे हुए इन बस्तियों का रेगुलराइजेशन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए स्थायीकरण। क्या हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि फिर कभी कोई प्राकृतिक आपदा आए और इन नदियों में पानी का जल स्तर जो है वो अपने खतरनाक सीमा पर पहुंचे और इनके घरों को तबाह करते हुए एक बड़ी तबाही फिर हम उसको पुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये चीजें देखी हैं। और गरिमा, एक सामान्य जनमानस में कहावत है, एक बात कही जाती है कि नदियां अपने रास्ते पर पुनः लौटती हैं। नदियां पहाड़ों की ऊंचाई पे नहीं होती हैं, वो घाटियों में होती हैं। बिल्कुल। तो जब भी वर्षा वगैरह होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना, वो घाटियों से रिश्ते हुए इन्हीं अपने मार्गों को पुनः धारण करता है। ठीक है, देहरादून में इसका इतना बुरा आलम यहाँ पर ये है और मैं पुख्ता रूप से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमें सूत्रों से तो ये भी जानकारी मिली है कि देहरादून में कई बड़े मॉल ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं जो उन नदी क्षेत्रों को कब्जा करके वहां पर जमीन तैयार की गई है और उसमें कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के हाथ हैं। एक बार यहाँ पर रिस्पना नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर काम शुरू हुआ और उसके आसपास कई राजनीतिक दलों के विधायकों ने वहां पर जमीनें खरीदनी शुरू कर दी कि अगर भाई ये डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि कल के दिन इसमें पानी आ जाए और होटल, हम लोगों के होटल वगैरह, तो लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे काम शुरू किया है। ठीक, ये किसी से छुपा नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए तीनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता इस सच को जानते हैं। ठीक, लेकिन समस्या क्या है कि समस्या ये है कि अभी चुनाव आ गए हैं। ठीक है, पहला टारगेट है नगर निगम की कुर्सी, उसके लिए इन वोटों को लेकर के रिझाना है। हम इनके बड़े हितैषी हैं, कांग्रेस कह रही है हम बड़े हितैषी हैं, इनको स्थायी करो, भाजपा कह रही है हम बड़े हितैषी हैं, हम इनको हटने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अंत में अगर ईश्वर न करे कभी इस तरह की कोई घटना हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तमाम भारत सरकार की तमाम बड़ी योजनाएं, और भारत सरकार की क्यों, राज्य सरकार क्या इतनी सक्षम नहीं है कि क्या वो आवास योजना बना करके इन जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी से नीचे के लोग हैं, जो इस तरह से बसे हुए लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, इनका चिन्हीकरण करे और इनको स्थायी निवास प्रदान करे, इनको स्थायी आवास प्रदान करे कहीं पर जाकर के। ठीक है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि देखिए मैंने कई समय से ये देखा है कि राजनीति में मुद्दों को जिंदा रखना बेहद आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बड़ी गलतियां की राजनीतिक दृष्टिकोण से। ठीक, कश्मीर का मुद्दा 70 साल से जिंदा चला आ रहा था, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था राजनीति का।
लाभ मिलता आ रहा था। राम मंदिर का मुद्दा एक इतने वर्षों से चला आ रहा था, राजनीतिक दलों को उसका लाभ मिलता आ रहा था। मुद्दे खत्म हो गए, राजनीतिक दलों की स्थितियां क्या हो गई चुनाव में स्पष्ट है सामने। ठीक, तो ये मुद्दे, इनका कुछ राजनीति में मुद्दों का हल नहीं निकाला जाता, उन मुद्दों को संवार करके रखा जाता है ताकि उचित समय आने पर उनका लाभ उठाया जाए। तो यही चीज हम अपने उत्तराखंड में जो अवैध बस्तियां बची हैं इनको लेकर के देख रहे हैं। दोनों राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय हैं। ठीक है। नुकसान जो है वो शहर का हो रहा है, प्राकृतिक प्रकृति का हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज हम मतलब मैं तो आज भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो घटना देखी है। ईश्वर ना करे कभी, क्योंकि और सबने देखी, हम सबने देखी थी कि कैसी तस्वीरें, बिल्कुल कैसी तस्वीरें निकलकर फिर सामने आती हैं, क्या हश्र होता है, और झेलते फिर स्थानीय लोग हैं, और वो लोग हैं, लोग अपने फायदे के लिए उस ओर ध्यान ही नहीं देते। प्रभा जी का रुख करेंगे। प्रभा जी, आप कुछ कह भी रही थी। गरिमा जी, मैं यही बात करी थी अभी। मुझे लगता है जो कुलदीप राणा जी ने बात की है वो काफी हद तक हम उस बात से सहमत है कि ये जो कांग्रेस बार बार झंडे उठा उठा के कह रही है, हम 2016 से कह रहे हैं कि इनको नियमित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का साथ दिया, और हम कह रहे हैं कि हम उनको नियमित करेंगे, लेकिन हमारे जहन में उनकी सुरक्षा भी है। हम इस सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ उनको नियमित करेंगे। आज जल्दबाजी में केवल वोट बैंक की राजनीति करना, जो कि कांग्रेस कर रही है, वो उचित नहीं है। किसी की जान से खिलवाड़ कर देना, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं, अभी जहां पर भी वो लोग अभी रह रहे, उसका भी चौड़ीकरण जो नदी है उसको देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको यही बात कह दी थी कि अगर कभी कोई आपदा आ गई, आप नियमित कर दोगे, और उसके बाद अगर कोई घटना घटित हो गई, तो कोई भी काम करने से पहले उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत आवश्यक है। तो इसी पे मैं जोर दे रही थी कि हमारी पार्टी इस विषय के साथ आगे बढ़ रही है, और जब इनको नियमित किया जाएगा उसके बाद भी उसको चिन्हित किया जाएगा कि जो घर 2016 से पहले भी कई घर वहां पे चिन्हित हो चुके हैं कि इनको आवास दिया जाएगा, उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि इन पे कोई आंच नहीं आएगी, तो वो उस दायरे में नहीं आते हैं कि जहां पर की खतरा है इस टाइप का कि जो आपदा आएगी, तो उनके लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है। दूसरा, हमारी सरकार ने ये कहा है कि इनके लिए जितने घर चिन्हित हो गए हैं या जो जो उस हम कह सकते हैं कि डेंजर जोन में है, उनके लिए भूमि का भी एक देखा जा रहा है कि कहां पे वो भूमि ली जाएगी जहां पे इनके लिए घर बनाए जाएंगे। ठीक है प्रभा जी, आपको रोक रहे हैं माफी के साथ में, आपकी बात को हम पूरा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा अपने दर्शकों को खादी समारोह में लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेता है। इसके भी अलग अलग भागों से यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञगण और लाभार्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे इस खादी महोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। भीषण शीतलहरी है। जो लोग सुदूर दक्षिण से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहाँ पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वे इस भीषण शीतलहरी की प्रवाह के बगैर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य देव ने भी कृपा की कि उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में धूप यहाँ कल भी थी और आज भी है, और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है, और उस तपस्या का परिणाम यहाँ पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। खादी की जब हम बात करते हैं तो भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के
लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना और उसकी इनकम से जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी उस इनकम से अपनी घर गृहस्थी का संचालन करने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी वे योगदान देते थे। और आज स्वतंत्र भारत में इस चरखे के अनेक रूप सामने आए हैं। एक मैनुअल हाथ से चलने वाला चरखा है, एक सोलर चरखा भी है और एक इलेक्ट्रिक चरखा भी है। हम अभी देख रहे थे जो चरखा था उसमें जब मैंने पूछा वहां पर तो उन्होंने कहा हाथ से चलने वाला चरखा है, इससे एक दिन में 1 किलो तक हम लोग कताई कर लेते हैं, लेकिन सोलर जो इलेक्ट्रिक चरखा था उससे 2 किलो तक कताई कर लेते हैं। सबकी अपनी उपयोगिता है और मार्केट की भी अपनी डिमांड है। याद रखना, जो कार्य आप हाथ से कर रहे हैं वो अपने आप में एक कला भी है, अपने आप में एक हुनर भी है, समाज में उसकी डिमांड भी है और लोग उसके महत्व को भी समझते हैं। ऐसे ही इससे न केवल रोजगार किसान से लेकर के इस सोलर चरखा को चलाने वाले बुनकर से लेकर के या उससे जुड़े हुए जो अन्य तकनीशियन हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर के और फिर उसकी बिक्री करने वाले व्यवसायियों को लेकर के, इन सभी को एक साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष में 3.5 लाख से अधिक लोगों को अकेले इस विभाग ने खादी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है। दूसरा है माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड मैं भी देख रहा था, उनके पास भी एक मैनुअल चाक है, एक सोलर चाक है और एक इलेक्ट्रिक चाक है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग मैनुअल चाक से बात करते थे तो उनका एक जो मिट्टी का बर्तन होता था, ग्लास होता था चाय पीने का या पानी पीने का, उसकी कीमत 60 पैसे तक पड़ती थी। तो प्लास्टिक या थर्माकोल का वह मुकाबला नहीं कर पाता था। आज जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने का पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत हमें 12 से 15 पैसे पड़ रही है। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से खादी महोत्सव को लेकर अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं, प्रभा जी के पास चलते हैं। प्रभा जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकती हैं। यही कहना चाह रही थी कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ये श्रेय लेना चाहती है किसी की जीवन से खिलवाड़ करके कि हमें वोट बैंक भी मिलेगा, और ये जल्दबाजी में कुछ भी बोल दिया जाए, किसी भी टाइप का गैर जिम्मेदाराना बयान दे देना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। हम निश्चित तौर पर अगर मलिन बस्तियों को नियमित करना हो, उनके लिए आवास की सुविधा देनी हो, वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, और ये आप देखना। लेकिन इसके साथ अगर वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र है, स्वच्छ जल वहां पर है, बिजली है, पानी है, तो इसमें ये तो सरकार का मैं कहूंगी हमारा कर्तव्य है। वहां के जो लोग हैं, क्या उनको स्वच्छ पानी का अधिकार नहीं है? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? वहां पे जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो ये तो हमारी प्राथमिकता है। वो तो हर जो वहां पे नागरिक है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उसकी जरूरतों को पूरा करना वो सरकार की जिम्मेदारी है, और वो हमारी सरकार उसे जरूर पूरा करेगी। तो मैं ये वहां के मलिन बस्तियों के लोगों को भी सरकार की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि उनको किसी भी तरह के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना स्पष्ट रुख रखेगी। जो भी रिपोर्ट आएगी उसका भी अध्ययन किया जा रहा है, और जब इसका अध्ययन करके आगे इस बात को रखा जाएगा तो उसको पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। तो उनको किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मलिन बस्तियों के लिए हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, गंभीर है, और नियमित करके उनको आवास भी दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। और जब तक वो वहां पर है तब तक उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखना ये हमारा कर्तव्य भी है, और ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार है इस वजह से। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में। शांति प्रसाद जी, बाढ़ क्षेत्रों में अगर मलिन बस्तियां होंगी तो सुरक्षा को लेकर अभी प्रभा जी ने जो सवाल उठाया ये ठीक बात है। वैसे मैं बाकी चीजों पर समर्थन नहीं दे रही, लेकिन
सुरक्षा की भी तो जिम्मेदारी होती है ना, सिर्फ उनके हित में थोड़ी देर की सुविधाओं को मुहैया कराना और एक लॉन्ग टर्म डिसीजन, अंतर है दोनों में क्या? गरिमा जी, सुरक्षा का जो इश्यूज है उस पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसको ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। हम तो लगातार कह रहे हैं ना कि इसको ध्यान में रखकर करिए ना आप नियमितीकरण। और मेरे को तो गरिमा जी जो शब्द है ना मलिन बस्ती, मुझे तो ये शब्द ही ठीक नहीं लगता है। अगर आप सच कहें तो मैं मलिन बस्ती शब्द को ही हटाना चाहूंगा। और जिस दिन इस प्रदेश में मेरी सरकार होगी, मैं तो विनम्र निवेदन करूंगा कि इस शब्द को हटा दीजिए। हमारे देश में जो हमारा संविधान है, जो हमारी आत्मा है, उसमें हमारे नागरिकों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उसी में एक अधिकार है आर्टिकल 21 का, जीने का अधिकार। तो हमारे देश के नागरिकों को जीने का अधिकार, बसने का अधिकार ये है, ये विधि सम्मत अधिकार है। इसमें सुरक्षा का एक पहलू है, उससे कोई मना नहीं कर रहा है, और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, ये भी हम कह रहे हैं। लेकिन हमारा यही तो सवाल है कि 10 साल से तो मोदी सरकार इस प्रदेश में है, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, नगर निगम में इनकी सरकार है, तमाम पंचायतों में इनकी सरकार है। आपको 4-4 इंजन जनता ने दे दिए, तो किसने मना किया आपको ये सब करने न करने के लिए? और मेरी बहन प्रभा जी जिन जिन बातों को गिना रही है वो अच्छी बात है, वो हमने किए या आपने किए, वो तो हमने अपने नागरिकों के लिए किए ना, वो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। उसको कैसे कोई मना कर सकता है? कैसे कोई पानी देने के लिए मना कर सकता है? कैसे कोई दवा देने के लिए मना कर सकता है? कैसे कोई शिक्षा के लिए मना कर सकता है? ये सही बात है। लेकिन जिन सरकारों को ये काम करना चाहिए था, लगातार जो मैंने फहरिस्त आपको गिनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनकी नगर निगम की सरकार नाकाम रही है। और यही बात इन्होंने पिछले नगर निगम के चुनाव में कही थी, जो मेरी बहन अभी कर रही है। तो और कितने चुनाव इनको चाहिए इस तरह से? तो हम इनसे आग्रह कर रहे हैं, सरकार इनकी है, केंद्र में है, चाहे वो पर्यावरण मंत्रालय है या अन्य कोई मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय है, करना तो इनको था। अगर इनको करना था और हम कहीं रोड़ा अटका रहे थे तो ये जनता के पास जाते, कहते कि कांग्रेस के लोग हमें करने ही नहीं दे रहे। लेकिन इनको तो जैसे ही मौका मिलता है ये तो बुलडोजर लेके खड़े हो जाते हैं। यही तो दिक्कत है। हम यही सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, इनको तो जाना ही बुलडोजर की सरकार से जाना जाता है। इनका तो जब मन करता है नागरिकों पर बुलडोजर चला देते हैं, अपने घरों पर। तो ये गलत बात है। हम भारत के लोग हैं, हमारे ही नागरिक है, उनके रहने की व्यवस्था हम ही को करनी है। और गरिमा जी सच पूछिए तो जिस दिन भी मेरी सरकार होगी, मैं तो इस पूरी बस्ती का नाम गांधी ग्राम रख दूंगा या गांधी शहर रख दूंगा। चलिए, उसके लिए थोड़ा सा आप पहले जनता का विश्वास जीतिए, मुझे लगता है उसके बाद फिर ही ये संभव हो सकेगा। ये अच्छी बात है कि हम अपने नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दें, उनको अच्छा घर दें, उनकी सुरक्षा की हिफाजत, जहां खतरनाक जोन है। बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आता, जब मकसद दोनों पार्टियों, दोनों दलों का यही होता है सभी को अच्छी सुविधाएं देना, तो फिर झगड़ा किस बात पर होता है? ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। चलिए, दीपक जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। दीपक जी एक मिनट के लिए गरिमा जी, मैं ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। आदरणीय हरीश रावत जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने 2016 में इसकी पहल की, लेकिन 2016 के लास्ट उन्होंने में जैसे पहल नहीं करी, हमारी उन्होंने सरकार वोट के बैंक साथ की राजनीति करी, अवैध तरीके से लोगों हमारी को सरकार को फंसाने का गिराने काम का करा। काम ठीक है, ठीक है, प्रभा जी आप सुन लीजिए, तो मुझे लगता है आज ये विकट स्थिति हमारे सामने पैदा ना होती। पहले ही उनको अधिकार देने चाहिए थे। आपने उनको आवाज क्यों नहीं दी? आपने अवैध तरीके से क्यों लोगों को बसाया 2016 में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रभा जी, अरे प्रभा जी शांत हो जाइए। प्रभा जी, हमने कमेटी का गठन, चलिए आपस में बहस नहीं करनी। अभी दीपक जी को सुन लेते, थोड़ा सा सुन लेते। दीपक जी को बहुत कम वक्त है। दीपक जी जल्दी से आप, दीपक जी बोलिए आप। हाँ, शांति प्रसाद जी हो गया ना? शांति प्रसाद जी प्लीज, हो गया। प्रभा मैडम प्लीज शांत हो जाइए। दीपक जी प्लीज आप जल्दी से बोलिए सर। दोनों राष्ट्रीय पार्टी, मुझे लग रहा है कि ये दोनों मेरी कमीज से, तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है इसी मुद्दे पे। बिल्कुल, अमूमन ऐसे ही चर्चा हो जाती है। बिल्कुल, दोनों ही मेरी तो हरी है, मेरी और आपकी जैकेट तो एक जैसी हरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। हाँ सर बोलिए दीपक जी। देखिए, ये इस मुद्दे से जो लोगों का घर उजड़ रहा है या आपस में खींचतानी करने से कुछ नहीं होने वाला, और ज्यादा देर तक सरकारों को गुमराह नहीं करना चाहिए। इस प्रदेश की अब दूसरी समस्या है, यही दल है जो कहते हैं कि अब डेमोग्राफी बदल रही है।
यही वो दो दल है जो कहते हैं कि यहाँ पर बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, और यही दल है जो बाहर के लोगों को बसाने में उनको सहायता दे रहे हैं। तो देखिए, एक ही मुख से दो अलग अलग बातें करना, ये अब जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है वो इस पर्दे को कर रहा है, और समय की राजनीति को करेगा जो असर में आ रही है। तो ये चीजों को समय समय रहते निर्धारण अगर इनका कर दिया जाए समस्या, और अब इनका सबसे जो एनजीटी का आदेश आया है, तू मैं करके कुछ नहीं होने वाला। इनके लिए पुनर्वास की योजना अगर सरकार लाती है तो ही इनके लिए सबसे अच्छा है। और अन्यथा अगर हम कुछ भी चर्चा करें गरिमा जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या यूकेडी हो, इस समय जो स्थिति है ठंड में, यानी देखिए आदेश तो आएगा, बुलडोजर तो चलना है, वो अध्यादेश तो मानेंगे नहीं एनजीटी। तो अब देखिए उनके पुनर्वास की तरफ सरकारों को बढ़ना चाहिए। ठीक है, उस पे अब सरकारें क्या एक्शन लेती हैं देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बाढ़ क्षेत्र में मलिन बस्तियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ एनजीटी का नोटिस है, दूसरी ओर बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोग भी परेशान हैं, और दोनों बड़े दलों के बीच में घमासान चुनाव से पहले शुरू हो चुका है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।